गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जयशंकर प्रसाद की कहानी पुरस्कार के सारांश को समझेंगे। इससे पहले हम जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में समझेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 काशी के गोवर्धन सराय में हुआ था। इनकी प्रमुख कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। इन्होंने सिर्फ 3 ही उपन्यास लिखे हैं, कंकाल, तितली, इरावती। इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है। जैसे कि यही सारी चीज़ें हमको ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है, प्रमुख कहानी संग्रह और उपन्यास। जयशंकर प्रसाद छायावाद के आधार स्तंभ भी कहे जाते हैं, छायावाद के प्रवर्तक भी कहे जाते हैं। इसीलिए इन्होंने छायावाद में कई सारी काव्य रचनाएं लिखी हैं। इनकी काव्य रचनाएं चित्रधारा, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। कामायनी इनकी छायावाद का महाकाव्य कही जाती हैं। इनके नाटक भी लिखे और सभी नाटक लगभग इनके ऐतिहासिक माने जाते हैं। यह ऐतिहासिक नाटककार के रूप में चर्चित है। इनके नाटक हैं सज्जन, कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, राज्याश्रयी, विशाख, अजातशत्रु, जन्मजय का नाग यज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट, अग्निमित्र। अग्निमित्र इनका अपूर्ण नाटक माना जाता है। तो आप लोगों को ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, इसे ध्यान से सुनना, पढ़ना, क्योंकि इस पर ही हमको अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। इनकी जो पहली कहानी ग्राम कही मानी जाती है, 1912 में प्रकाशित हुई थी। अब हम पुरस्कार कहानी की थोड़ी सी सारांश पर दृष्टि डालेंगे, उसके बाद पुरस्कार कहानी को विस्तृत रूप से जानेंगे। पुरस्कार कहानी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। यह कहानी देश काल की दृष्टि से एक सफल और उत्तम कहानी मानी जाती है। इस कहानी के 2 ही मुख्य पात्र हैं। पुरुष पात्र हैं अरुण और स्त्री पात्र हैं मधुलिका। मधुलिका अरुण से प्रेम करती हैं, लेकिन अपनी जन्मभूमि से भी अपार स्नेह रखती हैं। मधुलिका अपनी जन्मभूमि के प्रति कर्तव्य को निभाने के लिए अपने प्रेम का बलिदान कर देती हैं तथा महाराज के द्वारा जो उसे पुरस्कृत किया गया था या पारितोषिक मिला था, उसमें वे स्वयं के लिए मृत्युदंड मांग लेती हैं। यही कहानी का अंत होता है। आइए अब हम कहानी को विस्तृत रूप से जानेंगे, पढ़ेंगे, ताकि इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हमें बनते हैं या हम लोगों को जो भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर, वो सभी आप लोगों को समझ सके और ध्यान से इस कहानी को पढ़ना और सुनना है। कहानी का प्रारंभ जो है कौशल जनपद में कौशल उत्सव से होता है। यह उत्सव बड़ा ही प्रसिद्ध उत्सव माना जाता है। इस उत्सव में प्रतिवर्ष कौशल के महाराज किसी भी एक व्यक्ति या एक किसान की जमीन का चुनाव करते हैं और उस जमीन में स्वयं कृषक बनकर हल जोतते थे। आसपास के सभी राज्य के युवक, युवतियाँ, राजा सभी उस उत्सव में बड़े उत्साह से भाग लेते, देखने के लिए आते। इस उत्सव में जिस किसी की भी जमीन या खेत का चुनाव महाराज के द्वारा किया जाता या हल चलाया जाता, उसे उस दिन उस भूमि के बदले बहुत सा पारितोषिक या इनाम दिया जाता था। इस बार जो यह सौभाग्य जो था वह एक कहानी की नायिका मधुलिका को प्राप्त होता है। वह कौशल राज्य के शहीद वीर सैनिक सिंहमित्र की कन्या थी। पूछा गया प्रश्न है मधुलिका के पिता का नाम क्या है, तो सिंहमित्र। सिंहमित्र कौशल का ही एक सैनिक थे, वीर सैनिक थे, जो कि शहीद हो चुके थे। मधुलिका उस दिन महाराज के आगे आगे बीज का थाल लेकर चल रही थी। महाराज बीजों का चुनाव करते और खेत को जोत रहे थे। उस दिन मधुलिका मन ही मन बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रही थी, बड़ी खुश थी, लेकिन उसके मन में अपनी जमीन को खो देने का दुख भी था। इस उत्सव में पास के राज्य मगध राज्य का राजकुमार अरुण भी आया हुआ था। वह अपने रथ पर बैठा बड़े कौतूहल से ये सारे दृश्य को देख रहा था। उत्सव समाप्त हो जाता है। मधुलिका को खेत के बदले
पुरस्कृत किया जाता है। पुरस्कार में उसे अनेक स्वर्ण मुद्राएं दी जाती हैं, जो कि उसके खेत के लागत से भी 4 गुना अधिक थी। वह उन स्वर्ण मुद्राओं को अपने माथे से लगाती हैं और फिर महाराज पर ही न्योछावर कर देती हैं। इस दृश्य को देखकर वहाँ जितने भी लोग खड़े थे सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और मधुलिका महाराज से कहती हैं कि यह भूमि मेरे पूर्वजों की है, मैं इसे बेचना नहीं चाहती और न ही इसके बदले में मूल्य लेना चाहती हूँ। मुझे यह अपराध महसूस होता है, अतः मैं इसके बदले आपसे कोई मूल्य नहीं लूँगी। वहाँ खड़े मंत्री ने बड़े तेज स्वर में मधुलिका को उसकी इस गतिविधि के लिए डांटा। महाराज ने पूछा कि ये कन्या या ये बच्ची बालिका किसकी है। मंत्री ने बताया कि यह हमारे ही जो एक वीर सैनिक थे सिंहमित्र की एकमात्र कन्या है, जिस सिंहमित्र ने मगध के आक्रमण से कौशल राज्य को बचाया था। उसके बाद महाराज की सभा के सभी लोग अपने अपने शिविर में चले जाते हैं और मधुलिका अपने खेत की सीमा पर वृक्ष के नीचे बैठ जाती है। ऐसे ही रात हो जाती है। मगध का राजकुमार अरुण सुबह होते ही फिर उसी खेत के किनारे आ जाता है जहाँ मधुलिका बैठी हुई थी। अरुण के मन में बहुत सारे प्रश्न थे, अनेक इच्छाएं थी मधुलिका से बात करने की। अरुण उसके सौंदर्य पर, उसकी सादगी पर और उसके कर्तव्य निष्ठा पर मुग्ध हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम कौशल नरेश की भूमि की मालकिन बनना चाहोगी? यह भूमि मैं तुम्हें लौटा दूंगा। लेकिन वो मना करती है और कहती है यह तो कौशल का राष्ट्रीय नियम और उत्सव है, इसे सभी स्वीकार करते हैं, अतः मैं वापस से अपनी ज़मीन नहीं लेना चाहती। दोनों के बीच कुछ बातें होती है और अरुण फिर वहाँ से चला जाता है। उधर मधुलिका दूसरों के खेतों में काम करती हैं और रूखा सूखा खाकर अपना जीवन यापन करती हैं। ऐसे ही कितने वर्ष, 3 वर्ष बीत जाते हैं और उसे अरुण राजकुमार का प्रस्ताव याद आता है, क्योंकि दरिद्रता ने उसे बहुत व्यथित कर दिया था। एक दिन बहुत तेज वर्षा हो रही थी, तभी अरुण उसकी झोपड़ी के बाहर आता है और कहता है कि पथिक को आश्रय चाहिए। मधुलिका जैसे ही द्वार पर खुलती है, बाहर आती है, तो उसके सामने अरुण को देखती है और कहती है कि तुम अरुण यहाँ। अरुण कहता है मगध राज्य से मुझे निकाल दिया गया, मैं कौशल में अपनी आजीविका के लिए आया हूँ। वह बहुत से सैनिकों को साथ में लेकर आया था। उस दिन अरुण उससे प्रेम का जो है प्रस्ताव भी रख देता है और कहता है कि तुम राजा के पास जाना और तुम्हारी भूमि के बदले किले के दक्षिण नाले के समीप के जंगल की उबड़ खाबड़ भूमि को मांग लेना खेती के लिए, और हम दोनों मिलकर वहीं खेती करेंगे। मधुलिका ऐसा ही करती है। राजा पहले तो उसे मना कर देता है कि इतनी बंजर भूमि को लेकर तुम क्या करोगी, इस प्रकार से सारी बातें होती है। लेकिन जब उस कन्या की इच्छा ही थी तो राजा उस कन्या की इच्छा के आगे विवश हो जाते हैं और उसे दे देते हैं और अपने बहुत सारे सैनिकों को आज्ञा देते हैं कि उस जमीन को तुम समतल बना दो। अरुण अपने 100 सैनिकों के साथ आया था, लेकिन मन में क्या इच्छा रखकर, एक नया कौशल राष्ट्र बनाने की इच्छा या सपना देखकर उस राज्य में आया था। मधुलिका अरुण के इस चाल से अनजान थी, लेकिन एक दिन उसे अरुण की सारी बातें समझ में आ जाती हैं और वह सोचती है कि मगध राज्य से तो कौशल राज्य की दुश्मनी रही। फिर मधुलिका उसी रात में कौशल के सेनापति जो दक्षिण दुर्ग से जंगल की ओर आ रहे थे उनसे मिलती है और कहती हैं कि श्रावस्ती का दुर्ग मगध के डाकुओं के हाथों में जाने वाला है। दस्युओं का अर्थ होता है डाकू। जो मंत्री रहते हैं वो चौंक जाते हैं, आखिर तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता चली कि श्रावस्ती का दुर्ग जाने वाला है, ऐसा करके सभी सैनिक चौंक जाते हैं और मधुलिका को बंदी बना लेते हैं। श्रावस्ती दुर्ग कौशल राष्ट्र का प्रमुख केंद्र था। कौशल का जो केंद्र था या राजधानी कह दो, वो क्या थी? श्रावस्ती का दुर्ग। मधुलिका को कौशल नरेश के सामने पेश किया जाता है और मधुलिका से सारी बातें पूछी जाती है कि तुम ये सारी बातें कैसे जानती हो? यदि जानती हो और तुमने हमें अच्छी सूचना दी है, हमारे राष्ट्र की रक्षा की है, तो इसके लिए हम तुम्हें बहुत सा पारितोषिक देंगे, पुरस्कार देंगे। कुछ ही देर के पश्चात जब सैनिकों को पता चल जाता है कि अरुण इस प्रकार से आक्रमण करने वाला है, तो अरुण के सैनिकों को और अरुण को बंदी बना लिया जाता है। मधुलिका को भी महाराज अरुण के सामने राज्य में पेश करते हैं और बहुत मन ही मन बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जो भी पुरस्कार में चाहिए मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूँगा, तुम मांग लो। मधुलिका चुपचाप खड़ी हो जाती है और रोने लगती है और रोते हुए कहती है
महाराज मुझे प्राण दंड दे दो, और अरुण के पास खड़ी होकर चुपचाप सब कुछ सहन करती हैं और देखने लगती हैं। यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है। अर्थात कि मधुलिका ने जो अरुण का साथ दिया था, लेकिन जाने अनजाने में दिया था, तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और उसी गलती के लिए, उसी एहसास के लिए वह स्वयं के लिए मृत्युदंड मांग लेती हैं। तो यही इस पुरस्कार कहानी का समापन माना जाता है। किस प्रकार से मधुलिका मातृभूमि की रक्षा कर अपने नरेश से, जो कौशल राज्य के राजा होते हैं, उनसे पुरस्कार में स्वयं के लिए मृत्युदंड मांगती है। तो बहुत ही ऐतिहासिक कहानी मानी जाएगी, बहुत ही अच्छी कहानी मानी जाएगी। तो आप सभी को ये कहानी ज़रूर समझ में आई होगी। इसमें 2 ही मुख्य पात्र हैं, मधुलिका और अरुण। कहानी बहुत ज़्यादा बड़ी या लंबी चौड़ी नहीं है, इसलिए आप लोगों को सटीक रूप से समझ में आई होगी। तो यदि आप इन पन्नों का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार आप इस कहानी को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना। जयशंकर प्रसाद जी की लगभग सभी कहानियाँ या उपन्यास जितने भी माने जाते हैं और जो भी नाटक लिखे हैं, वो सभी ऐतिहासिकता से परिपूर्ण हैं। तो ये कहानी भी एक ऐतिहासिक कहानी है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।